हेलो एवरीवन, मैं देवव्रत दास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। जी हाँ, आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल साइंस के अंडर में, और इससे बहुत सारे एग्जामों में, इंटरव्यू में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारा जो पकड़ है बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर हम एग्जामों में, इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ आसान तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि आप आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अंदर में जो पॉइंट्स होते हैं, सारा का सारा पॉइंट्स आप इजीली उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम होता क्या है। आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, आयरन कार्बन फेज डायग्राम इत्यादि। आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट फेजेस का, जो कि आयरन और कार्बन का जो मिक्सचर से, अलॉय से जो डिफरेंट फेजेस बनता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट कार्बन कंटेंट परसेंटेज पे, उन सभी जो डिफरेंट फेजेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम कहलाता है। तो दोस्तों, चलिए अब सीखते हैं किस प्रकार से हम इजीली आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पहले वाई एक्सिस यहां से ड्रॉ करते हैं, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, पर यहां पर भी एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं राइट साइड पे, ये हमें जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में जो एक्स एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन परसेंटेज को, और जो वाई एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तो वो हम लिख लेते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस को भी लिख लेते हैं टेम्परेचर, और ये होगा डिग्री सेल्सियस पे। दोस्तों, अब हम जो कार्बन परसेंटेज है उसको नंबरिंग कर लेते हैं। कार्बन परसेंटेज जो रहता है आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में मैक्सिमम 6.67% तक होता है, तो वो हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहां पर कुछ होगा 1%, यहां पर होगा 2% कार्बन, यहां पर होगा 3% कार्बन, यहां पर होगा 4% कार्बन, फिर यहां पर होगा 5% कार्बन, यहां पर होगा 6% कार्बन, और फाइनली हमें जो याद रखना है वो है 6.67% कार्बन। ये मैक्सिमम होता है कार्बन परसेंटेज आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम में। दोस्तों, अब हमें जो कार्बन परसेंटेज याद रखना है वो है एक 4.3%, कुछ यहां पर आएगा 4.3% कार्बन, और नेक्स्ट हमें जो याद रखना है वो है 2.1% कार्बन, 2.1% कार्बन। उसके बाद से जो हमें याद रखना है 0.8, तो यहां पर आएगा 0.8% कार्बन, और उसके बाद से दो कार्बन परसेंटेज हमें याद रखना है, एक 0.008 कुछ एकदम, ये हमारा 0% है, तो यहां से 0.008 तो एकदम
नजदीक में होगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.008% कार्बन। और एक हमें याद रखना है कुछ 0.025, तो यहाँ पर मैं लेट इट बी इसको मार्क कर लेता हूँ 0.025% कार्बन। तो दोस्तों हमें इतना कार्बन परसेंटेज याद रखना है, एक पर 4.3, 2.1, 0.8, 0.008 और 0.025 बस। उसके बाद दोस्तों एक हम टेम्परेचर को भी याद रखते हैं, कुछ कुछ टेम्परेचर हमें याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले हमें याद रखना होगा 723 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद से जो नेक्स्ट टेम्परेचर हमें याद रखना है वो है 768। उसके बाद से जो कार्बन टेम्परेचर जो याद रखना है वो है 910। उसके बाद से जो टेम्परेचर हमें याद रखना है वो है 1147। उसके बाद से जो टेम्परेचर हमें याद रखना है वो है 1400। उसके बाद से जो टेम्परेचर हमें याद रखना है वो है 1495। और फाइनली हमें जो याद रखना है वो है 1539। 1539 जो होता है वो प्योर आयरन की मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों हमें इतना टेम्परेचर हमें याद रखना है, एक 723, 768, 910, 1147, 1400, 1495, 1539। अब दोस्तों लोअर वाला जो पार्ट है इसको हम ड्रॉ करते हैं। लोअर वाला पार्ट ड्रॉ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो अगर हम एक प्योर आयरन को लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमें जो डिफरेंट फेजेस में देखने को मिलेगी वो इस प्रकार से होगी कि 0 से लेकर 910 तक अगर हम हीट करते हैं प्योर आयरन को तो जो फेज हमें देखने को मिलेगी वो है अल्फा फेराइट, या फिर इसको अल्फा आयरन कहा जाता है। फिर 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम हीट करते हैं, इसके बीच में हमें एक फेज देखने को मिलेगी आयरन की, वो है ऑस्टेनाइट या फिर गामा आयरन कहा जाता है। ऑस्टेनाइट या फिर गामा आयरन कहा जाता है। उसके बाद से अगर फर्दर हीट करेंगे 1400 से लेकर 1539 डिग्री सेल्सियस तक प्योर आयरन को, तो हमें उस केस में एक फेज देखने को मिलेगी, उसको कहा जाता है डेल्टा फेराइट या फिर डेल्टा आयरन। और 1539 डिग्री सेल्सियस के अबव में अगर हम हीट करते हैं प्योर आयरन को तो वो मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी हम नीचे वाला पार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो हमें ये जो 0.025 के रेस्पेक्ट में लाइन ड्रॉ करना है, तो हमें ये 723 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक पॉइंट डिनोट करते हैं जो कि 0.025 को दर्शा रहा है। दोस्तों कि अब मैं थोड़ा सा ये मैं बड़ा बना रहा हूँ इसके लिए कि ताकि आपको समझ में आए। अगर स्केल में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो काफी नजदीक आएगा पॉइंट, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 0.025 इसको हम मानते हैं। तो हम अभी दो लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से 910 से इसको मिलाएंगे 723 पे, और फिर 0.008 हमारे जहन पे है, तो उसके रिस्पेक्ट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 0 को आकर टच करेगा। तो कुछ हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे और एकदम पैरेलल लाइन रहेगा 0 के साथ, तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब दोस्तों इस जो पॉइंट है 0.025 का, इसको y एक्सिस पे मिलाते हैं। अब दोस्तों ये जो 0.8 है उसके रेस्पेक्ट में एक लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन। तो कुछ इस प्रकार से होगी। और ये वाला जो 0.8 वाला पोर्शन है, पॉइंट है, उसको हम 910 पे मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से।
दोस्तों और एक चीज, ये वाला जो एक्सिस है ये Fe3C को दर्शाता है, Fe3C, या फिर इसको सीमेंटाइट कहा जाता है, या फिर इसको आयरन कार्बाइड कहा जाता है। तो ये वाला जो लाइन है वाई एक्सिस का राइट साइड वाला लाइन वो Fe3C को डिनोट करता है। दोस्तों अब ये लोअर वाला पार्ट ड्रॉ हो गया, अभी हम ऊपर वाला पार्ट को ड्रॉ करेंगे। पहले लोअर वाला पार्ट किए, अभी ऊपर वाला पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 कार्बन परसेंटेज को याद रखने की जरूरत है। एक तो हमें याद रखना होगा 0.1, नेक्स्ट जो होगी 0.18 और नेक्स्ट जो होगी 0.55। ये तीनों कार्बन परसेंटेज को हमें याद रखना है, 0.1, 0.18 और 0.55। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है 0.1, तो मिडिल में इसको कर लेंगे 0.1, यहाँ पर कुछ आएगा हमें 0.1, तो 0.1 यहाँ पर आया। तो हम जैसे यहाँ पर मिलाए थे वैसे ही हम मिलाएंगे 1539 का 4995 का जो रेस्पेक्ट में 0.1 का पॉइंट है वहां पे लाइन को ड्रॉ किए और यहाँ से फिर 1400 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें 0.18 और 0.55 चाहिए, तो हम एक लाइन खींचते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर एक 0.18 कुछ लेट इट भी यहाँ पर मानते हैं 0.18 है, और यहाँ पर 0.55 है। तो अब हम जो कम कार्बन परसेंटेज है उसको हम जो कम टेम्परेचर है उसमें टच कराएंगे, तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, और ये जो ज्यादा कार्बन परसेंटेज है और ज्यादा टेम्परेचर है उसको हम मिलाते हैं, एक लाइन ऐसा खींचेंगे। अब दोस्तों यहां तक बन गया। तो अब हम एक जो 1147 डिग्री है मिडिल वाला पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो 1147 और हमें याद रखना है जो 2.1% कार्बन, 2.1% कार्बन कुछ यहाँ पर आएगी 1147 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो अभी हम मिडिल पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं 1147 और 2.1। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं वाई एक्सिस पे, राइट साइड वाला जो है Fe3C उसमें इसको मिलाते हैं। से हमें यहाँ तक जो 2.1% का जो कार्बन है वहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। के बाद से हमें जो नेक्स्ट ड्रॉ करना है वो याद रखना। पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक लाइन ऐसा आएगी जो कि 2.1 को टच करता होगा। दोस्तों अब हमें एक 4.3 के रेस्पेक्ट में भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बन गया मिडिल वाला पार्ट। दोस्तों अब हम जो कम परसेंटेज वाला कार्बन परसेंटेज है उसको हम कनेक्ट करेंगे, ये 2.1 वाला जो परसेंट कार्बन है उसमें कनेक्ट करेंगे, और ये 0.55 वाला को ज्यादा वाला कार्बन परसेंटेज में कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगी, और यहाँ पर भी एक लाइन हम खींच लेंगे ऐसा। तो दोस्तों ये बन गया आपका आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। तो अभी हम देखते हैं इसका जो अंदर में पॉइंट्स होता है सारा का सारा पॉइंट्स हम कैसे याद रख सकते हैं या फिर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जो ये वाला पॉइंट है हमें पता है 910 तक हमें क्या देखने को मिलती है, अल्फा फेराइट, और 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक हमें गामा आयरन या फिर ऑस्टेनाइट कहा जाता है। और ये वाला पर्सन को हमें पता है यहाँ पर 1400 से 1539 तक हमें डेल्टा फेराइट
डेल्टा फेराइट या फिर डेल्टा आयरन कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हमें सभी जो पोर्शन है सभी पोर्शन को हमें लिखना है। तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा कि अगर हमें इस पोर्शन में क्या क्या फेज देखने को मिलेगी तो हम कुछ इस प्रकार से उसको अज्यूम करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है, सिंपली लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है जो रहेगा उसके हिसाब से हम उसको लिख लेंगे, उसका अंदर वाला पर्सन को। तो यहाँ पर हमें दोस्तों ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो लिक्विड आयरन का रीजन है। लिक्विड, ये लिक्विड रीजन है ये पूरा का पूरा। दोस्तों तो अब हमें ये वाला अगर क्वेश्चन को हमें लिखना है, इसके अंदर में क्या क्या फेजेस देखने को मिलेगा, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं, लेफ्ट साइड में डेल्टा फेराइट है और राइट साइड में लिक्विड है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या है, इसका लेफ्ट साइड में डेल्टा फेराइट और राइट साइड में क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर हमें जो फेज देखने को मिलेगी डेल्टा प्लस लिक्विड। सिमिलरली इसको इसके अंदर में क्या रहेगा फेजेस, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे डेल्टा फेराइट है, राइट साइड में क्या है, ऑस्टेनाइट है। तो ये वाला रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक डेल्टा फेराइट और एक देखने को मिलेगा ऑस्टेनाइट। राइट दोस्तों, तो सिमिलरली अभी इसमें ये वाला क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में क्या है, ऑस्टेनाइट गामा आयरन और राइट साइड में क्या है, लिक्विड। यहां पर क्या हमें देखने को मिलेगी, लेफ्ट साइड में क्या है, लिक्विड आयरन और राइट साइड में क्या है, Fe3C सीमेंटाइट। ये वाला पॉइंट एक है, एक रिएक्शन होता है, इसको मैं बाद में बताता हूं। तो यहाँ पर लिक्विड आयरन डिकम्पोज हो जाता है और दो फेज बनाता है। लिक्विड आयरन यहाँ पर जमकर दो फेज बनाता है। तो दो फेज कैसे बनेगा, हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, ऑस्टेनाइट है, राइट साइड में देखेंगे क्या है, सीमेंटाइट है। तो यहाँ पर दो फेज हमें देखने को मिलेगा। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, एक तो ऑस्टेनाइट लेफ्ट साइड में है और राइट में क्या है, Fe3C। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन को, ये दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं लेडेबुराइट। लेडेब्यूराइट। ओके दोस्तों, तो अब हमें इस वाला रीजन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा ऑस्टेनाइट है और राइट में क्या है, अभी भी हमें मिला है लेडेबुराइट का लाइन। तो हम लेडेबुराइट का लाइन अभी भी मिला है तो हम यहाँ पर लेडेबुराइट लिख लेंगे। और ये वाला रीजन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में लेडेबुराइट का लाइन है और राइट साइड में Fe3C है, सीमेंटाइट है। तो यहाँ पर हमें लेडेबुराइट प्लस Fe3C ये देखने को मिलेगी। अभी हम ये वाला पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या मिलेगा ये वाला पर्सन पे। तो ये वाला पर्सन हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, डेल्टा फेराइट है और राइट साइड में क्या है, गामा आयरन है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा देखने को, अल्फा प्लस गामा दोनों फेज हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑस्टेनाइट जो सॉलिड है, यहाँ पर वो डिकम्पोज होता है, दो फेज में डिवाइड होता है, दो फेज में। तो दो फेज में क्या डिवाइड होगा, दो फेज में, तो ये वाला पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है, अल्फा फेराइट है और इस वाला पॉइंट का जो राइट साइड में क्या है, वो सीमेंटाइट है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट डिकम्पोज हो जाएगा दो फेज में, एक होगा अल्फा फेराइट और दूसरा क्या होगा, सीमेंटाइट Fe3C। और ये अल्फा फेराइट और प्लस सीमेंटाइट जो मिक्सचर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है परलाइट। परलाइट। तो अब दोस्तों हमें
इस वाला अगर रीजन में हमें फाइंड आउट करना है क्या फेजेस देखने को मिलेगा, तो आप इजिली बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड में अल्फा है, अल्फा फेराइट, और राइट साइड में क्या है, अभी अभी हमें मिला है पेरलाइट का लाइन, तो पेरलाइट। परलाइट, इस वाला रीजन पे हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो अभी अभी हमें ये परलाइट का लाइन मिला है, तो एक तो परलाइट रहेगा, प्लस दूसरा क्या रहेगा, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में सीमेंटाइट है, Fe3C। अब दोस्तों ये वाला रीजन पे हमें क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। तो ये वाला रीजन पे हमें लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा अल्फा फेराइट है, तो अल्फा फेराइट हम लिख लेंगे, प्लस राइट साइड में क्या है, Fe3C सीमेंटाइट, एक सीमेंटाइट लिख लिए, और ये वाला जो लाइन है लेडबोरेट का लाइन है, लेडबोराइट का, तो वो भी मिलेगा हमें। तो यहाँ पर वो लेडबोराइट क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्म्ड लेडबोराइट देखने को मिलेगी, ट्रांसफॉर्म्ड लेडेब्यूराइट। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड लेडब्यूराइट होता है वो है सिंपली आपका अल्फा फेराइट और Fe3C का मिक्सचर होता है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ओके, तो अभी पूरा का पूरा आयरन कार्बाइड डायग्राम जो है ड्रॉ हो चुकी है। तो अभी दोस्तों हाँ पूरा कवर हो चुकी है दोस्तों। अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होता है उसको हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, तो ये वाला, तो इसको हम नंबर 1 कर लेते हैं। नंबर 1 रिएक्शन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर नंबर 2 रिएक्शन होगा, इसको नंबर 2 मानते हैं। और यहाँ पर एक रिएक्शन होगी वो है नंबर 3। तो दोस्तों अब नंबर 1 का जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। ये जो पॉइंट है इसको पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, पेरिटेक्टिक पॉइंट पेरिटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ऊपर में है तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं जैसे कि स्वर्ग पर ही रहते हैं, तो वहां से हम याद रख सकते हैं कि पेरिटेक्टिक है, मीन्स ऊपर वाला जो रिएक्शन होगा वो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन पे हमें क्या मिल रहा है, हम पहले ही बना चुके हैं। जो यहाँ पर क्या ऊपर क्या है, डेल्टा फेराइट और लिक्विड है, डेल्टा फेराइट और लिक्विड मिलकर यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें ऑस्टेनाइट मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है पेरिटेक्टिक रिएक्शन पे, एक तो डेल्टा फेराइट है प्लस लिक्विड है, और इससे हमें क्या मिल रहा है, ऑस्टेनाइट मिल रहा है। ओके, इसी को ऑस्टेनाइट लिख लेते हैं, ऑस्टेनाइट। कितना टेम्परेचर में मिल रहा है, तो ये वाला 1495 डिग्री, 1495 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो क्या हो रहा है, एक सॉलिड है अल्फा फेराइट, डेल्टा फेराइट जो है वो सॉलिड है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो डेल्टा फेराइट है वो सॉलिड है, तो एक सॉलिड और एक लिक्विड हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक सॉलिड में। ये हो गया पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो दोस्तों अब हम ये नंबर 2 वाला रिएक्शन को याद रखते हैं। ये वाला रिएक्शन हम पहले से ही देख चुके हैं, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दो सॉलिड में, गामा Fe3C, गामा और Fe3C में। तो नंबर 2 वाला जो रिएक्शन होगा क्या होगा, वो होगा आपका, ये वाला रिएक्शन को बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, लिक्विड, जो लिक्विड आयरन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक तो कन्वर्ट हो रहा है ऑस्टेनाइट में, और एक तो Fe3C, ये दोनों फेज पे कन्वर्ट हो रहा है।
और ये कितना टेम्परेचर पे हो रहा है, तो हम याद रखें 1147 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर 1147 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूटेक्टिक रिएक्शन पे एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है दो सॉलिड में। ये दोनों तरफ रिएक्शन पॉसिबल है, मीन्स गर्म करेंगे तो दो सॉलिड डिजल्व हो जाएंगे और दो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और ठंडा करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा दो सॉलिड फेज में। दोनों तरफ ट्रू है। उसके बाद से नंबर थ्री ये वाला रिएक्शन है, तो इसको कहा जाता है यूटेक्टोइड रिएक्शन। यूटेक्टोइड रिएक्शन, तो यूटेक्टोइड रिएक्शन, तो यूटेक्टोइड में क्या होता है, वो आता है तो वो से हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। काफी सारा यहाँ पर 0 है, 0.025, 0.008, तो काफी सारा जीरो है यहाँ पर। तो नीचे वाला जो होगा रिएक्शन वो होगा यूटेक्टोइड रिएक्शन। तो यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, अल्फा फेराइड और Fe3C में, अल्फा फेराइड प्लस Fe3C। तो यूटेक्टोइड रिएक्शन कितना टेम्परेचर पे हो रहा है, 723 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 723 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है दो सॉलिड में। ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब दोस्तों हमें जो याद रखना है यहाँ पर, तो हमें जो 0 से लेकर 2.1% तक का जो रीजन है 2.1, ये स्टील का रीजन है। तो स्टील क्या हो गया, आपका आयरन और कार्बन का एक मिक्सचर है जिसमें कि 2.1% मैक्सिमम कार्बन रहता है, उसको स्टील कहते हैं। और स्टील को भी फिर डिवाइड करेंगे 0.8 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा, एक हाइपो यूटेक्टोइड देखने को मिलेगा, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और यहां पर इसको हम कहते हैं हाइपर, 0.8 से 2.1, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। अब हम देखते हैं ये वाला रीजन, तो यहां पर हमें 4.3 के रेस्पेक्ट में इसको भी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं 2.1 से 6.67 जो परसेंटेज कार्बन है, इसको हम कास्ट आयरन कहते हैं। मीन्स कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन भी एक आयरन और कार्बन का ही एक मिक्सचर होता है जिसमें कि 2.1 से लेकर 6.67% तक कार्बन होता है। तो ये वाला रीजन क्या हो गया, 2.1 से लेकर 6.67% तक। तो ये कास्ट आयरन कहा जाता है। सिमिलरली ये कास्ट आयरन को अगर हम ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें 4.3 के रेस्पेक्ट में यहां से लेकर यहां तक हाइपो यू, यहां पर टेक्टिक है, सेकंड वाला यूटेक्टिक, तो हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें देखने को मिलेगा यहां तक हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, CI करके लिख लेता हूं कास्ट आयरन को। तो ये रहा दोस्तों, हम पूरा का पूरा इसका जो पॉइंट है, सारा का सारा पॉइंट कवर कर लिए।
अभी कुछ और भी पॉइंट बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसको मैं रब कर लेता हूं सबसे पहले। अब दोस्तों कुछ लाइन होता है आयरन कार्बाइड डायग्राम में, वो लाइन को हम सीखते हैं। तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन को बोलते हैं A1, और ये 768 के रिस्पेक्ट पे एक लाइन बनती है, इसको क्या कहा जाता है, A2। और ये जो लाइन है 910 के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला लाइन को A3 कहा जाता है। और ये वाला जो लाइन है 2.1 पे जो टच हो रहा है, ये है ACM, ACM। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है वो A4 कहलाता है। A4। अब दोस्तों ये जानते हैं A1, A2, A3, ACM, A4 क्या है। A1, अब हम लिख लेते हैं A1 लाइन को, जो ये है, तो यहां पर लिखते हैं A1। तो A1 लाइन को क्या कहते हैं, ये वाला A1 लाइन को कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर इसको कहा जाता है क्या, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। या फिर इसको हम ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम कार्बन परसेंटेज ऑस्टेनाइट अचीव करने के लिए। मिनिमम टेम्परेचर लिखते हैं, मिनिमम टेम्परेचर टू अचीव ऑस्टेनाइट, या आप खुद से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। और है A2 लाइन क्या है, वो 768 के रेस्पेक्ट में होता है। A1 को आपको याद रखना है, ये 723 डिग्री सेल्सियस है, और A2 जो होगा वो होगा 768 डिग्री सेल्सियस पे। तो A2 को क्या कहते हैं, A2 को 768 डिग्री सेल्सियस को, इसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। A2 को क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है कि जिसमें कि जो आयरन होता है वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है और नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से वो क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक। इसको कहीं कहीं पे पैरामैग्नेटिक भी दिया जाता है। तो आप देखिएगा जो आपको सुटेबल लगेगा वो बोल सकते हैं, दोनों ही ट्रू है, नॉन मैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। फिर हम देखते हैं A3 और ACM, में दोनों को एक साथ लेते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों निकला हुआ है। A3 ACM, पहले A3 को लिखेंगे, उसके बाद से A2 को लिखेंगे। A3 क्या है, A3 अगर हम देखेंगे, A3 जो है वो हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील के लिए होता है। जो लाइन होता है हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील के लिए होता है। A3 क्या होता है, हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील के लिए ये लाइन होता है। इसको क्या बोलते हैं, अपर क्रिटिकल लाइन, या फिर टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं, है ना। ये A3 जो होता है अपर क्रिटिकल लाइन होता है, हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील के लिए होता है। ACM क्या होता है, ये होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए होता है। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, यहां पर हम देख सकते हैं ये 0.8 A3 के रेस्पेक्ट में हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील के लिए है, और यहां से इस राइट साइड में हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए ACM लाइन होता है, जो कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होता है। फाइनली एक जो बच रहा है वो A4 है, A4 लाइन। तो A4 लाइन को भी लिख लेते हैं। A4 लाइन कुछ नहीं है, ये आपका
डेल्टा आयरन का लाइन है, इसको सिंपली आप डेल्टा आयरन का लाइन बोल सकते हैं। और उसको अगर डिफाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो लाइन है जिससे कि ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डेल्टा आयरन या डेल्टा फेराइट पे, है ना। A4 लाइन पे ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो रहा है डेल्टा आयरन पे। यहाँ पे देखिए ये ऑस्टेनाइट जो है कन्वर्ट हो रहा है डेल्टा फेराइट पे, तो ये डेल्टा A4 लाइन उसको कहते हैं। तो दोस्तों आई थिंक सब पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं कि जैसे कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसको मैं उसके रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूं ड्रॉ। तो ये वाला लाइन जो है वो लिक्विडस लाइन होता है आयरन कार्बन डायग्राम का। तो लिक्विडस लाइन किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड होता है, उसको उसके नीचे वाला जो लाइन होता है उसको लिक्विडस लाइन बोलते हैं। तो ये लिक्विडस लाइन है, दोनों लिक्विडस लाइन, ये भी सेम है लिक्विडस लाइन। अब ये जो लाइन है इसको हम सॉलिडस लाइन बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम का। मींस सॉलिडस लाइन के नीचे जितना भी पार्ट होता है वो पूरा सॉलिड होता है, तो सॉलिड के ऊपर वाला जो लाइन होता है वो सॉलिडस लाइन कहलाता है। तो ये वाला क्या है, आयरन कार्बन डायग्राम का सॉलिडस लाइन। तो ये कुछ पॉइंट था, और एक पॉइंट याद आ रहा है, ये मैक्सिमम 6.67% के ऊपर अगर हम कार्बन मिलाते हैं, आयरन कार्बन का जो डायग्राम है 6.67% से ज़्यादा अगर हम मिलाते हैं कार्बन, तो क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, मीन्स पानी में सॉल्ट मिलाते हैं, कुछ सॉल्ट मिलाएंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा सॉल्ट पानी मतलब सॉल्ट कहाँ पे है। तो सिमिलरली हम बहुत ज़्यादा अगर सॉल्ट उसमें मिला देंगे तो एक लिमिट आ जाता है, सॉल्युबिलिटी लिमिट। उसके बाद से वो मिक्स होगा, जितना उसका सॉल्युबिलिटी लिमिट है वहां तक मिक्स होगा, और कुछ जो सॉल्ट है वो अलग से दिखेंगे। मीन्स आपको दिखेगा एक सॉल्ट और पानी का एक मिक्सचर जो है एक फेज अलग से देखने को मिलेगा, और आपको जो सॉल्ट का अलग से जो सॉल्युबल नहीं होता है वो एक अलग से फेज दिखेगा। तो सिमिलरली इसका जो आयरन कार्बन का जो सॉल्युबिलिटी लिमिट है कार्बन परसेंटेज का, तो वो 6.67% होता है, उसके ऊपर वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो सिमिलरली आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6.67% के ऊपर अगर आप मिलाते हैं कार्बन को तो वो सॉल्युबल नहीं होगा आयरन के साथ और अलग से हो जाएगा। आई होप सभी चीजें कंप्लीट हो गई है। यस दोस्तों, सभी चीज कंप्लीट हो गई है। दोस्तों आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम आयरन कार्बन डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका सारा का सारा पॉइंट्स को कैसे हम याद रख सकते हैं, ये हमने सीखा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेके आ रहा हूं जो कि टीटीडी डायग्राम होगा, तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। मैं टीटीडी डायग्राम जब पढ़ाऊंगा इससे काफी वो मिलता जुलता है, तो वो आपको जरूरत पड़ेगी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।